हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजू कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर है और सेकेंड बुक में भी ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास नंबर उसका फर्स्ट है। आशा करता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को हम दो वीडियोज यानी क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं, आखिरकार ये चैप्टर बात किस चीज का करने वाला है। ठीक है, आज के डेट में बिजनेस यानी कंपनी जो है, हमारी कंपनी एक दूसरे को इतना कंपटीशन बढ़ गया कि कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स ऑफ फॉलो कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टमर यानी कंज्यूमर के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी उसको हार्मफुल हो रहा है। तो उसी कंज्यूमर को, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन और प्रोसीजर्स बने हैं, क्योंकि अकेला वो कंज्यूमर बिना किसी सपोर्ट के वो कंपनी से लड़ नहीं सकता। ठीक है, तो उसको इजी प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशन है जिसके थ्रू वो उस बड़ी कंपनी के अगेंस्ट भी कोर्ट केस या जो भी केसेस है फाइल करके अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल लिया, ठीक है, कि कंज्यूमर फोरम फाइन्स एसबीआई, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, कमर्शियल बैंक है एसबीआई, फॉर इग्नोरिंग कस्टमर प्रॉब्लम। जिसको कंज्यूमर फोरम, ये आगे हम बात करेंगे कंज्यूमर फोरम क्या होता है। उसने फाइन किसको किया? एसबीआई को। क्यों? क्योंकि कस्टमर के प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, so now if you do not get money from ATMs, it would be considered as lack of service on part of bank, due to which it can also be penalized. In a similar case, Consumer Forum imposed a fine of ₹2500 on State Bank of India after considering reduction in bank services. यानी बैंक का अगर एटीएम सर्विस काम नहीं करता है, उसके लिए भी वो पेनलाइज हो सकता है कंज्यूमर फोरम के द्वारा। ठीक है, कंज्यूमर फोरम ने 2500 रुपए फाइन लगाया था किस पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस सर्विस को, एटीएम नहीं काम करने का सर्विस को माना गया कि रिडक्शन इन बैंक सर्विस है और इसी के लिए उसको फाइन किया गया। बैंक ऑफिशियल्स बिलीव that it is possible that the penalty of bank due to lack of services in ATM, it is probably the first matter lawyer Rajiv Agarwal went to SBI ATM to withdraw money on 25, 26 and 30th April 2017. On May 4, 2017, he filed a petition in Consumer Forum. 25, 26 और 30 अप्रैल को राजीव अग्रवाल ने एसबीआई के एटीएम में गए और वो वहां पे कैश विड्रॉ करने गए, जहां पे वो अल्टीमेटली विड्रॉ नहीं कर सके और इसी वजह से उन्होंने मई 4, 2017 को एक केस फाइल किया कंज्यूमर फोरम में। आगे बात करेंगे कंज्यूमर फोरम क्या होता है। इन फ्रंट ऑफ द फोरम द बैंक गिव द यूनिक आर्गुमेंट, और फोरम यानी कंज्यूमर फोरम के आगे जब उन्होंने, राजीव अग्रवाल ने केस किया था, तो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने इस चीज के लिए आर्गुमेंट बहुत यूनिक दिया, और उस जो एसबीआई का को रिप्रेजेंट कर रहा था उसने आर्गुमेंट बहुत यूनिक दिया। और उस आर्गुमेंट में उसने क्या बोला? द बैंक टोल्ड द फोरम दैट ऑल्दो एटीएम्स रन्स विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो एज the time when users use ATM, at that time he is not directly our client, so if money not withdrawn from ATM, then it cannot be considered as a reduction in services. उन्होंने बोला कि ATM जब यूज कर रहा है कोई कस्टमर यानी कंज्यूमर, तो वो मेरा कस्टमर क्लाइंट नहीं है, क्योंकि वो जो सर्विस यूज कर रहा है वो ATM का सर्विस यूज कर रहा है, जो ATM की कनेक्टेड किससे? इंटरनेट से। यानी सीधे नकार दिया कि वो जो मेरा बैंक अकाउंट होल्डर है, मेरे बैंक में अकाउंट होल्डर, वो मेरा क्लाइंट नहीं है एट द टाइम ही इज यूजिंग द एटीएम सर्विस। On this, the forum said that bank is taking an ATM fee every year from the customer, and then this argument doesn't mean that he is not a customer of the bank. On the contrary, forum ने क्या बोला कि आप ATM फी चार्ज करते हैं अपने अकाउंट होल्डर से, तो इसलिए आपका कस्टमर है वो। ठीक है, the forum rejected the bank logic completely. The petitioner has presented a photo and video recording at the time of withdrawal as evidence in front of forum, और forum के सामने उस अग्रवाल साहब ने फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेजेंट किया था एज अ प्रूफ। ठीक है, फोरम
acknowledge that consumer at various time go to ATM to withdraw money every time the message of cash not available is lacking service। और हमेशा पैसा विड्रॉ करने जाना एटीएम में और हमेशा लिखा रहता है कि कैश नॉट अवेलेबल इज लैक ऑफ सर्विस ऑन पार्ट ऑफ द बैंक, ठीक। और इसके लिए फोरम पेनलाइज कर सकता है बैंक्स को। The forum accepted the petition after hearing the argument of both the parties. The forum ordered that if the bank will not provide ATM services to the customer, then it will be considered as reduction in service, ठीक है। The forum has ordered the bank to pay rupees 1500 for the material harassment suffered by the complaint and 1000 for the judicial expenses within 30 days। और इसीलिए फोरम ने ऑर्डर किया एसबीआई को कि आप 1500 उनके मेंटल हरासमेंट जो उनको मानसिक रूप से क्षति पहुंचा है राजीव अग्रवाल साहब को, उनको इसके लिए 1500 रुपए और जुडिशियल एक्सपेंसेस जो उनको लगे होंगे एक उसके लिए 1000 विद इन 30 डेज पे किया जाए, ठीक है। तो आप लेवल ऑफ देखिए आपको मतलब कितना हद तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला, लेकिन हम लोगों को एज ए जनरल पब्लिक हम लोग उतना आज भी उतना अवेयर नहीं है कि ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस एग्जाम्पल में जो राजीव अग्रवाल साहब थे वो खुद में लॉयर थे, इसलिए वो थोड़े जागरूक थे और उनको सारा रूल रेगुलेशन पता था, इसीलिए उन्होंने केस फाइल किया, ठीक है। आगे बढ़ते, द अबव केस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेनी प्रॉब्लम दैट कंज्यूमर माइट हैव टू फेस इन परचेज यूज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है, कंज्यूमर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। The case also highlights the need for an appropriate legal protection to be provided to consumer to protect them from various form of exploitation from the seller, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे जो एक्सप्लॉइटेशन होते हैं सेलर के बिहाफ पे कंज्यूमर पे, उसको प्रोटेक्ट करने का बहुत जरूरत है। Have you ever thought what would be the plight of consumer if adequate protection is not provided to them? क्या आपने कभी सोचा है अगर एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो क्या वो कंज्यूमर एक्चुअली में अकेले वो उस पूरे कंपनी से लड़ सकता है? नहीं। कैन द प्रेजेंट ए बिजनेस एफर्ट टू इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर? क्या कंपनी इग्नोर कर सकती है अपने कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को? नहीं। The interest of the consumer, the area of consumer protection has emerged as a very important area of study having significance for both the consumer and business। और ये जो है consumer protection ये दोनों के लिए बहुत important है for consumer और business, क्योंकि consumer को तो क्या उसके पैसे का वैल्यू चाहिए और business को क्या अल्टीमेटली consumer चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये इग्नोर आज के डेट में धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है बिजनेसेस भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, बिजनेसेस ने भी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। आज के डेट में जहां पे कि मार्केट जो मेनली रन कर रहा है वो फ्री मार्केट है, ठीक है। यानी कंज्यूमर इज फ्री टू डिसाइड कि किसका प्रोडक्ट खरीदना है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे आज के डेट में ऑप्शन है। आज से अगर 20-30 साल पहले अगर देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स में हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं था, मोनोपोली था। तो वहां पे सेलर एक ही था और बायर बहुत थे। बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको परचेज अगर करना है उस प्रोडक्ट को, तो एक ही ऑप्शन था, इसलिए वो थोड़ा कंपेल्ड था। लेकिन आज जहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है वहां पे कंज्यूमर ही किंग है। द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविएट इम्पेटर, यानी जो पहले हमारा अप्रोच हुआ करता था कैविएट इम्पेटर, यानी कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर को सोचने दिया जाए। लेकिन आज क्या हो गया है? आज वो कैविएट वेंडिटर हो गया। ये आप प्लीज याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में यूज करने में मदद मिलेगा। पहले सिस्टम था कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर को सोचना पड़ता था कि वो जो प्रोडक्ट खरीदे वो सही है। लेकिन आज सेलर को सोचना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो सही हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक टाइम तो वो सेल कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसका कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, नेक्स्ट टाइम वो सेल नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल बी इन डेंजर। However, with growing competition and in attempt to increase their sales and market share, manufacturer and service provider may be tempted to engage in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe product, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. देखिए, ऑल्दो उनको भी ये बात पता है बिजनेसेस को कि ये अगर वो काम करेंगे तो उनको हार्म होगा, लेकिन फिर भी वो करने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है
और अपना सेल बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स शेयर या मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे गलत मीन्स यूज करते हैं। फॉर अनस्क्रैपलेस, एक्सप्लॉइटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव सामान बेचते हैं, अनसेफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अडल्टेड यानी मिक्स्ड सामान बेचते हैं, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट भी मिसलीडिंग करते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट प्लीज आप याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर में ये वैलिड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट अ कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज्ड टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट, माइट सफर फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, माइट बी चीटेड बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, or sale of superior product, might have to pay a higher prices when seller engage in overpricing, hoarding or black marketing. Thus, there is a need for providing adequate protection to the consumer against the such practices of the seller. Let us now discuss the importance of consumer protection. और इसी के वजह से बहुत सारे जो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गए हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए जरूरत है कि आज के डेट में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट आज के डेट में क्यों है, ठीक है। Consumer protection has wide agenda. It not only includes educating consumer about their right and responsibility, but also helps in getting their grievances redressed. केवल यहाँ पे बात ये नहीं होगा कि कंज्यूमर को उसके अधिकारों के लिए एजुकेट किया जाए, बल्कि यहाँ पे ये भी बात किया जाए अगर कोई गलती से फंस गया है उसको भी कैसे निवारण यानी उसके प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए अगर वो ऑलरेडी फंस चुका है। अब फंसने के बाद ऐसा तो नहीं आप एजुकेशन करोगे कि ठीक है इस बार फंस गया, अगले बार के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उस ग्रीवियंस को जो ऑलरेडी वो फंस चुका है उसको भी एड्रेस किया जाता है, ठीक है। It not only requires a judicial machinery for protecting the interest of the consumer, but also requires the consumer to get together and form themselves into consumer association for protection and promotion of their interest. यहाँ पे केवल बात यही नहीं होगा कि जुडिशियरी यानी कोर्ट के थ्रू आप कैसे उससे रिमेडी पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बातें ये भी होगा कि आप अपना एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर बिजनेसेस टू, ठीक है। यानी बिजनेसेस के लिए भी आज के डेट पे ये धीरे धीरे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सिग्निफिकेंट हो गया है। तो पहला देखते हैं फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सिग्निफिकेंस कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, अगला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस फ्रॉम व्यू ऑफ कंज्यूमर क्यों है। The importance of consumer protection from consumer point of view can be understood from the following point. पहला, consumer ignorance. In the light of widespread ignorance of consumer about the right and reliefs available to them, it becomes necessary to educate them about the same so as to achieve consumer awareness. होता क्या है कि मतलब जो बहुत ही knowledgeable person होते हैं उनको भी अपने rights और relief जो उनके लिए available है वो उनको पता नहीं होता, इसीलिए ये जरूरी है। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है, कि क्या राइट्स अवेलेबल है और क्या रिलीफ्स अवेलेबल है किसी कंज्यूमर के पास अगर उसके साथ कोई धोखा होता है, कोई कंपनी धोखा करती है तो। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ये जरूरी है कि कंज्यूमर अगर अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो अकेले किसी कंपनी के साथ अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो या तो कंज्यूमर को एसोसिएशन हो जाएगा तब बेहतर होगा, या तो कोई एक गवर्नमेंट का सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा तब ज्यादा बेनिफिट होगा। कंज्यूमर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन which would take care of their interest. Though in India we do have consumer organization which are working in this direction, adequate protection is required to be given to consumer till these organizations become powerful enough to protect and promote the interest of the consumer. ये जरूरी क्यों है कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज होना, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है, और इसलिए कंज्यूमर उससे ज्यादा उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता है। अगला है हमारा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। आज के डेट में जो बिजनेसेस हैं वो मार्केट में अपने कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि अब अपने आप को आगे करने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट
करती हैं बहुत सारी कंपनीज। कंज्यूमर माइट बी एक्सप्लॉइटेड बाय अनस्क्रैपलेस, एक्सप्लॉइटिव, अनफेयर, वही वर्ड यूज करें जो पीछे हमने हाईलाइट किया था, ठीक है। Exploitative, unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, hoarding, black marketing, etc. ठीक है। कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर, और इसी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगला हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। देखिए, बिजनेस जिनका की मेन मोटिव लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस है, उसको ये जरूरी है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, और अगर कोई प्रोडक्ट बेकार बेचेगा तो कंज्यूमर उस लॉन्ग टर्म में उसके साथ नहीं रहेगा। तो इसीलिए कंज्यूमर जो बिजनेसेस है वो भी धीरे धीरे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन पे फोकस कर रही है, और पहले तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो उसके थ्रू, यानी कंपनी जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, और अगर कोई दूसरा करता है फिर भी उसका आवाज आगे उठाए, ठीक है। A business must also lay emphasis on protecting the customer and adequately satisfying them. This is important because of the following reason, ठीक है। पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, और इससे क्या होगा, बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। Enlightened business realize that it is in the long run interest to satisfy their customer, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगा। सेटिस्फाइड कस्टमर नॉट ओनली लीड टू रिपीट सेल बट आल्सो प्रोवाइड गुड फीडबैक टू पर्सपेक्टिव कस्टमर्स, ठीक है। एक अच्छा अगर कस्टमर होगा, मतलब सेटिस्फाइड कस्टमर होगा, तो वो खुद ही तो आगे आने वाले दिनों में खुद तो आएगा ही रिपीटिंग, और दूसरों को भी आपके पास लाएगा, यानी वो तो खुद रिपीटेड आएगा ही आपसे परचेस करने, और दूसरों को भी जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उनके भी माइंड में गुड फीडबैक देगा, ठीक। और एक बार नेगेटिव हो गया तब तो पक्का नेगेटिव फीडबैक तो पक्का वो ट्रांसफर करेगा, और जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं उनको भी नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, पहले ही दिन से अगर वो हैंग होने लगा, ठीक है, तो आप मतलब पकड़ के लोगों को बताओगे, देखो भाई सैमसंग का फोन आप मत खरीदना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिन में हैंग हो जाता है। ये हो सकता है कि अगर आपने सैमसंग के मोबाइल से पसंद आ गया आपको और अच्छा लगा, तो मे बी गुड फीडबैक आप नहीं दो, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो तो लोग मतलब वो बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक। अगला है हमारा बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। देखिए, बिजनेस अल्टीमेटली कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में। तो सोसाइटी के साथ धोखा करना ये कहीं से भी उसके लिए इथिकल नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस रिसोर्सेज व्हिच बिलोंग टू सोसाइटी, दे दस हैव अ रिस्पांसिबिलिटी to supply such products and render such services which are in public interest and not impair public confidence to them, ठीक है। और इसीलिए उसको अच्छा प्रोडक्ट सर्व करना चाहिए। अगला हमारा वही बात करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सेम पॉइंट है लमसम। A business has social responsibility towards various interest group. Business organization make money by selling goods and providing services to consumers. Thus, consumer form an important group among the many stakeholders of the business, and like other stakeholders, their interest has to be well taken care of. और इसीलिए जो हमारा कस्टमर है वो भी एक तरह से कंपनी के लिए उसका इंटरेस्ट ग्रुप है, और इसीलिए कंपनी को उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए वो एक स्टेक होल्डर है। मोरल जस्टिफिकेशन, किसी बिजनेस को मोरली जस्टिफाइड नहीं होगा ये कि वो अपने कस्टमर को जिसके लिए वैल्यू पैसा ले रहा है और वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। It is the moral duty of any business to take care of consumer interest and avoid any form of exploitation, और exploitation बंद। Thus, a business must avoid unscrupulous, exploitive, unfair trade practices। वही सारा वर्ड जो ऑलरेडी हमने देखा था, इसीलिए मैंने ऊपर ही टिक लगा दिया था कि वो वर्ड मैंने बोला था कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम यूज होगा। अगला हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रही है, ठीक है, यानी कि अगर कोई कंपनी गलत काम करेगी यानी एक्सप्लॉइट करेगी अपने कस्टमर को, तो गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रही है कि करना नहीं है आपको, अगर कर देंगे तो फिर आपको बहुत सारा कंसिक्वेंसेस फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। आगे बात करते हैं, बिजनेस इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एक्शन। अगर किसी कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया और ट्रेड प्रैक्टिसेस गलत लगाए तो फिर गवर्नमेंट भी बीच में आ जाती है। दिस कैन इम्पेयर एंड टार्निश द इमेज ऑफ द कंपनी, और इससे क्या होगा, कंपनी का जो इमेज होगा वो टार्निश होगा, यानी गलत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी ना ऐसा कुछ करती है कि उसका
ना ही कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होगा कि उसका इमेज पे कोई इफेक्ट पड़े। Thus, it is advisable that business organization voluntarily resort to such practices where the customer needs and interest will be taken care of। और इसीलिए कंपनी किस चीज पे फोकस करे कि कस्टमर पूरी तरह से उसके नीड्स का ध्यान रखा जाए और उसको सेटिस्फाई किया जाए। In view of the above, the government of India has enacted several regulations designed to provide adequate protection to consumers। We shall now discuss some of this regulation। और हम कुछ रेगुलेशन देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रेगुलेशंस पास किए हैं ताकि कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। द लीगल फ्रेमवर्क consists of a number of regulations which provide protection to consumer as per right to information act itna section 4। As per the right to information act 2005 section 4, all relevant information is required to be made available to all citizens of the country। सबसे बड़ा रेगुलेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी अगर कोई सिटीजन ऑफ द कंट्री कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है तो आपको यानी कंपनीज को अवेलेबल कराना पड़ेगा। अदर रेगुलेशन अपार्ट फ्रॉम, देखिए मेन जो रेगुलेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, यानी आप अगर सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं तो आप किसी भी कंपनी से उसके किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। उसको एक बस आपको लेटर देना और वो कंपनी बाउंड होगी कि आपको इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। और जो आप लेटर भेजे वो एज पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। अच्छा, इसके अलावा, इस एक्ट के अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अलावा और क्या क्या राइट्स लेजिस्लेशन पास किया है गवर्नमेंट ने? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 seeks to protect and promote the interest of the consumers। The act provides safeguard to consumer against defective, वही सारा फिर से सारा वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। The act provides for setting up of a 3-tier machinery consisting of district forum, और इसी के तहत हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का गठन हुआ था, यानी फॉर्मुलेट हुआ था, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। यही फॉरम अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था एसबीआई बैंक का, वो यही सारा फॉरम है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड एट एन एपेक्स लेवल। और इसी ने क्या बोला था कि सब जगह क्या हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अगला हमारा इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872, ये भी बात करता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में। The act lays down the condition in which the promises made by parties to a contract will be binding on each other। और इस कंट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी ने कंट्रैक्ट किया है तो वो उस पर बाइंडिंग है। अगर उसने वो फुलफिल नहीं किया प्रॉमिस जो उसने कंट्रैक्ट में लिखा है तो फिर वो उसके अगेंस्ट फिर कार्रवाई हो जाएगा। The act also specifies the remedies available to parties in case of breach। और इस केस में अगर किसी ने ब्रीच किया तो उस केस में क्या रेमेडी अवेलेबल है वो भी वहां पे उस एक्ट में लिखा है। The act also specifies the remedies available in case of the party breaches the contract। The Sales of Goods Act 1930, ये सारा बस याद कर लीजिएगा कि जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता है वो कौन को, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रेगुलेशंस बनाए हैं, किन किन एक्ट्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो पहला हमने पढ़ा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, फिर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी था, फिर अगला हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। The act provides some safeguard and relief to the buyer of the goods in case goods are purchases and not comply with the express implied condition of और वारंटीज। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है जिसमें अगर आपने जो सामान परचेस किया है अगर उसमें जो टर्म एंड कंडीशन था, वो जो क्वालिटी था, अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा, अगर वारंटी दिया था और नहीं दे रहे हैं तो इन सब कंडीशन से वो डील करता है और उसी के अगेंस्ट भी रिमेडीज अवेलेबल है। अगला हमारा पॉइंट नंबर 4, द एसेंशियल कमोडिटीज Act 1955। The act aims at controlling production, supply and distribution of essential commodities, checking inflation trend in their prices and ensuring equal distribution of essential commodity। जो essential commodity Act 1955 है वो essential product, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहता है कि कौन से प्रोडक्ट एसेंशियल है। एसेंशियल कहने का मतलब कि सभी को जीने के लिए, खाने के लिए, ये सब कुछ प्रोडक्ट है जो कि बहुत जरूरी है, उसके अगेंस्ट में
रूल रेगुलेशन है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में, ठीक है। उसमें किस चीज का बात करता है, उसमें मेनली चेक होता है कि सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल जो कमोडिटी है उसका सप्लाई अच्छा से हो और कोई इन्फ्लेशन यानी उसके प्राइस में ज्यादा ऊपर प्राइस ना हो, ठीक है, और सभी जगह वो इक्वली अवेलेबल हो। The act also provides for action against anti-social activists of profiteer and hoarders and black marketer। और जो देखिए प्राइस में इन्फ्लेशन और ये सब क्या हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा, देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है प्रोडक्ट, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है। होता क्या है कि लोग प्रोडक्ट तो आता है लेकिन उसको होल्ड कर लेते हैं, ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना उसके लोग जिएंगे नहीं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी the act also provides action against all the anti-social activity of profiteer and holders and black market। अगले हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937। The Act prescribes grade standard for agricultural commodity and livestock product। The Act stipulates the conditions which govern the use of a standard and lays down the procedures for grading, marking, and packaging of agricultural produce। The quality mark provided under the Act is known as egg mark। और इसी वाले एक्ट में यानी the Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937 के अकॉर्डिंग ही क्या मिलता है, एग मार्क मिलता है। ये मेनली किस प्रोडक्ट के लिए होता है, एग्रीकल्चर, यानी एग, एजी का मतलब एग्रीकल्चरल एग और मार्क का मतलब ये साइन होता है, ठीक है। एंड एक्रोनॉमी फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी उन प्रोडक्ट के लिए ग्रेड करने के लिए होता है जो एग्रीकल्चरल होता है। अगर कोई प्रोडक्ट है एग मार्क के साथ यानी उसका क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। The Act aims at checking adulteration of foods, यानी इसमें क्या मेनली चेक होता है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे अडल्टेड होते हैं यानी मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जैसे चावल के साथ कंकड़ मिला दिया ये सब बात है, दूध में पानी मिला दिया ये सब इसमें आता है, ठीक। The Act also aims to check adulteration of food article and ensure their purity, और उसके प्योरिटी पे फोकस होता है इस एक्ट के, so as to maintain public health, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। The Standards of Weights and Measures Act 1976। यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेसेस धोखा देते हैं कि जो सामान उन्होंने दिया है उसका वेट ही कम कर दिया, ऑल्दो उन्होंने लिखा है 1 kg और दे दिया उसमें 980 ग्राम, ठीक है। The provision of this act are applicable in case of those goods which are sold or distributed by weights, measure और number, यानी जो प्रोडक्ट वेट, मेजर और नंबर से बिकता है उन प्रोडक्ट पे ये सब एप्लीकेबल है। It provides protection to consumers against the malpractices of underweights and undermeasure। इसमें किस चीज का बात होता है, अंडरवेट और अंडरमेजर अगर हुआ है तो इस केस में ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। The Trademarks Act 1999। This act repealed and replaced the Trademark and Merchandise Act 1958। पहले हुआ करता था, अब इसी को रिप्लेस कर दिया उन्होंने the Trademarks Act 1999 में, है ना। The act prevents the use of fraudulent mark on the product and thus provides protection to the consumer against such product। The act prevents the use of fraudulent marks, यानी जो फ्रॉड करके किसी और का मार्क यूज करके, जैसे मान लीजिए नाइकी का, अगर जो नाइकी का ये साइन है, अगर किसी कोई लोकल भी शूज बेच रहा है और उस पर ये लगा दिया तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो जाता है। वो कौन से एक्ट में होता है, वो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग होता है। अगला हमारा द कंपटीशन एक्ट 2002। दिस एक्ट हैज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर इन केस ऑफ ए प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय बिजनेस फर्म व्हिच हैम्पर द कंपटीशन इन द मार्केट। अगर किसी बिजनेस ने अगर कुछ ऐसा किया हुआ है ताकि कि कंपटीशन जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन जहां खत्म होगा वहां पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ धोखा होने का चांस हो सकता है। तो उस केस में कौन एक्ट प्रिवेल करता है, अगर जहां पे कंपटीशन कम करने का कोशिश किया जाता है वहां पे कंपटीशन एक्ट 2002 के एक्ट के अकॉर्डिंग काम होगा। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड has been set up under this act। The bureau has two major activities: formulation of quality standard for goods and their certification through BIS certification scheme। ठीक है, इसमें दो काम होता है। पहले तो
फॉर्मुलेट करो कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं किसी सामान के लिए और उसी अकॉर्डिंग उसको BIS का सर्टिफिकेट इशू कर। Manufacturers are permitted to use the ISI mark on their product only after ensuring that goods conform to the prescribed quality standard। जैसे आपने देखा वो होगा प्रोडक्ट पे एक मार्क यूज होता है ISI का, उसमें क्या होता है वो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट में यूज नहीं होता। नॉर्मली आप वो प्रोडक्ट जिस पे ISI मार्क है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे ISI मार्क जब ही दे सकते हैं जब एक गुड वो कंफर्म कर लेते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब है वो अगर वो फॉलो हुआ तभी वो प्रिंट मिलता है ISI मार्क। ठीक है। द ब्यूरो हैज आल्सो सेट अप अ ग्रीवेंस सेल वेयर कंज्यूमर कैन मेक अ कंप्लेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैरिंग ISI मार्क। अगर आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है अगर उस पे ISI मार्क है और उसका क्वालिटी सही नहीं है तो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं किसके पास, यही ग्रीवियंस सेल है किसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। उस पे आप कॉल करके उनको बता सकते हैं कि ऑल्दो दिस प्रोडक्ट इज हैविंग ISI मार्क, this is of low quality. The most important of the regulation is that Consumer Protection Act which provides, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हमने सबसे पहले में पढ़ा, which provides for 6 consumer rights। और उसमें किस चीज का बात होता है, 6 consumer right and helps consumer in getting their grievances redressed for any shortcoming in the goods purchases or services available। और उसी में कंज्यूमर इज गेटिंग देयर ग्रीवियंस रिड्रेस्ड और उसी के थ्रू कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है उसको देखा जाता है। तो उसी में थोड़ा सा डिटेल और पढ़ते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA seeks to protect and promote the consumer interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances। इसमें जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है उसके इंटरेस्ट को विद स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव, यानी पैसा भी उस रिड्रेसल के लिए कम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप उसको यूज कर सकते हैं। आप जागरूक बनिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप जरूर इन सभी एक्ट्स का यूज करिए। द स्कोप ऑफ द एक्ट इज वेरी वाइड है बहुत स्कोप। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग बिग एंड स्मॉल वेदर इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर और इन कोऑपरेटिव सेक्टर, वेदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, वेदर सप्लाइंग गुड्स और providing services। The act confers certain rights to consumer with a view of empowering them and to protect their interest। और इसी एक्ट में यानी द कंज्यूमर एक्ट 1986 में ही कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड किया गया है, कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स है और उन राइट्स के बारे जो कि इंपावर करता है उसको, और उसी राइट के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर राइट। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था सारे एक्ट, जैसे कि कोई भी एक्ट ले लीजिए वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बात कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओवरऑल बात करता है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, कंज्यूमर उसमें कुछ राइट्स है, 6 राइट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स 6 राइट्स, याद रखिए कितने राइट है, 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप अंडर द एक्ट, इस एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप किया गया है एंड ओरिएंटेड टू, वो उनका काम क्या, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। दिस राइट इंक्लूड राइट ऑफ सेफ्टी। पहला राइट जो कंज्यूमर के पास है वो सेफ्टी का, यानी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो सेफ हो। द कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है कंज्यूमर राइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज याद करिएगा। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस एंड टू लाइफ एंड हेल्थ, यानी वो प्रोडक्ट जो तो वो प्रोडक्ट जो बहुत हजार्डस है, जो कि आपके लाइफ और हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, उनके अगेंस्ट आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उनके अगेंस्ट राइट है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड विद सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट और डू नॉट कंफर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरी। Thus consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked, as this would be an assurance of such product meeting quality specification। देखिए, जैसे मेनली जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो गलत हो गया तो हो सकता है आपको सीवियर इंजरी करे और आपका लाइफ भी खत्म हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि कम से कम आप जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं वो उसको ISI मार्क वाला ही ले। क्यों? क्योंकि कम से कम उसमें आप ये एश्योर जरूर
हो सकता है कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जो है वो फॉलो किया गया है। अगला जो राइट अवेलेबल है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कंज्यूमर के पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने चाहिए, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल हो, ठीक है। और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि एमआरपी हो गया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट किन किन चीजों से मिलकर बना है, यानी इंग्रेडिएंट्स हो गया, यूज कैसे करना, ठीक है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय, इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, direction for use, etc. It is because of the reason that the legal framework in India requires the manufacturer to provide such information on the product on the package and label of the product. आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा होगा उस पे ये सब लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि वो खुद से लिखते हैं, वो लीगली बाउंड है एज पर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास क्या है, राइट टू चूज है, यानी जो भी प्रोडक्ट उसको खरीदना है वो चूज करने का उसके पास राइट है, यानी कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, मेरा ही प्रोडक्ट खरीदो, ऐसा कोई कंपनी फोर्स नहीं कर सकते। द कंज्यूमर हैज अ फ्रीडम टू चूज फ्रॉम द वेरियस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल at the competitive prices, ठीक है। This implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quantity, brand, prices, sizes, etc. and allow the consumer to make a choice amongst these, ठीक है। Right to be heard, और उसको अपने बात को रखने का भी अधिकार है। The consumer has a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with the goods or services. वो अगर dissatisfied है तो वो complaint फाइल कर सकता है। It is because of this reason that many enlightened business firms have set up their own consumer services and grievances. और इसी वजह से बहुत सारी कंपनी, पहले तो वो राइट टू बी हर्ड कहाँ यूज करेगा, अगर चाहेगा तो वो कंपनी के अगेंस्ट ही यूज करेगा, कंपनी के ही डिपार्टमेंट में, कंपनी के पास जाके उसका बताएगा कि आपका प्रोडक्ट बेकार था, ठीक है। अगर उससे भी उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर आगे प्रोसीजर करेगा, ठीक है। मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड हेल्पिंग कंज्यूमर इन रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंस। और बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंसेस, राइट टू सीक रिड्रेसल, और उनके पास क्या है, रिड्रेसल लेने का अधिकार है कंज्यूमर के पास, ठीक है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, यही होगा, ठीक है। यानी कंज्यूमर को अगर जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था अगर फुलफिल नहीं हुआ तो वो उसका एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो वो उसके अगेंस्ट भी उसके पास रिड्रेसल है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ, बहुत सारे रिलीफ टू द कंज्यूमर्स, इंक्लूडिंग रिप्लेस कर दिया जाए प्रोडक्ट, रिमूव कर दिया जाए डिफेक्ट केवल, और आपको वापस कर दिया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए, ठीक है। क्यों, अगर आपको कोई लॉस हुआ या इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर etc, ठीक है। अगला, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। हर एक कंज्यूमर के पास एजुकेट होने का राइट है कि उसके पास क्या राइट है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर उसको एजुकेट होना है तो उसके पास इसके लिए उसके पास राइट है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ही शुड बी अवेयर अबाउट his rights and the reliefs available to him in case of a product or services falling short of his expectation. उसको ये बात पता होना चाहिए कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद डिससेटिस्फाइड है तो उसके पास क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है। और वो कहाँ से उसको पता चलेगा, एजुकेशन अगर उसके corresponding मिलेगा तभी पता चलेगा। Many consumer organizations and some enlightened businesses are taking an active part in educating consumers in this respect. बहुत सारे, he should be aware about his rights and the reliefs available to him in case of the product or services falling short of his expectation. Many consumer organizations, some enlightened businesses are taking an active part. ये वाला ज़्यादा फोकस करिएगा, याद करिएगा। देखिए, बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं जिनका मेन काम क्या है, बस कंज्यूमर को एजुकेट करना। अच्छा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एन एनजीओ तो छोड़िए, खुद बिजनेसेस भी कस्टमर्स को ये कर रही है, एजुकेट कर रही है कि उनके पास क्या अधिकार है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं बिजनेसेस को ये बात पता चल रहा है कि अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। अगला, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाय कन्फरिंग दिस राइट्स
ऑन द कंज्यूमर एम्पावर्स देम टू फाइट अगेंस्ट द, और इसी वजह से फाइट कर पा रहा है, ठीक है, कौन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये जो राइट्स है, और इसी वजह से कंज्यूमर फाइट कर पा रहा है इन सभी चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगला, द बॉक्स ऑन ईस्ट दिल्ली ईटरी शोज हाउ अ रेस्टोरेंट ऑनर कैन वाज फाइंड फॉर ओवर प्राइसिंग बॉटल वाटर, ठीक है। Consumer rights by themselves cannot be effective in achieving the objective of the consumer protection. Consumer protection can in effect be achieved only when the consumer also understand his responsibility. देखिए, राइट्स से कोई मतलब नहीं होता, राइट अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तभी ज्यादा इफेक्टिव काम हो पाता है। तो आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स के बाद कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल परचेजिंग, यूजिंग और कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, केवल राइट से बात नहीं बनता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कुछ, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम इस पॉइंट पे आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा था द बॉक्स ऑन ईस्ट दिल्ली ईटरी शोज हाउ अ रेस्टोरेंट ऑनर वाज फाइंड फॉर ओवर प्राइसिंग बॉटल वाटर। एक रेस्टोरेंट था जो कि बॉटल पे जो प्राइस लिखा होता है वाटर बॉटल पे, उससे एक्स्ट्रा परचेज प्राइस लिया, तो उस पे क्या फाइन हुआ। A restaurant owner in East Delhi has been directed to pay a fine of 5,000 to a customer who was asked to sell out 34 for a water bottle which has maximum MRP of 12. The fine comes at a time when the consumer courts are turning the heat and shop owner who overcharged. In recent landmark decision, the State Consumer Commission has slapped a fine of 50,000 on a Cineplex for similar malpractices. Goel was awarded the compensation by East District Consumer Forum President and member directing Jayaka Bazaar Karkaduma Complex to compensate Goel for overcharging the forum. The present complaint is covered by the judgment of the State Consumer Commission in case of Nirulas versus Ankit Jain, in which it said no trader or service provider can charge more prices than an item MRP printed on the packed item if delivered packed, ठीक है। अगर आपने डिलीवरी पैक के अंदर ही किया, सपोज करिए आपने वाटर बोतल यहाँ पे डिलीवरी क्या किया था, 12 रुपए का वाटर बोतल था और वो कंपनी बेच रही है 34 रुपए का, तो उसके ऊपर एक के ऊपर 5,000 का फाइन हुआ और दूसरी ऐसे ही इंसिडेंस में 50,000 का फाइन किया गया, ठीक है। अगर आप उस पानी को बोतल से निकाल के और ग्लास में सर्व कर सकते हैं आप 34 रुपए, लेकिन जब तक से वो बोतल के अंदर है आपको उसको एमआरपी से ज्यादा बेचने का कोई अधिकार नहीं है। द प्रेजेंट कंप्लेंट इज कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ द स्टेट Consumer Commission in case of Nirula versus Ankit Jain, in which it said no trader or service provider can charge more prices than an item's MRP printed on the pack if delivered packed. अगर उस प्रोडक्ट को पैकिंग के साथ डिलीवर किया जाएगा तब आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते हो। Ordering the restaurant owner to discontinue malpractice and forum said charging higher amount of MRP if delivered is packed form was against the law of the land. Goel had bought a bottle of Aquafina water bottle from the restaurant in November last year, was asked to pay 34 for it, including VAT of 4. When the bottle had a MRP of इतना, ठीक है, उससे 34 रुपया मांगा गया, जिसमें 30 रुपया क्या था, 30 रुपया का प्राइस था और 4 रुपया वैट लगा था, यानी आज के डेट में जीएसटी बोल सकते हैं, ठीक है। और उस पर प्रिंट था 12 रुपया, ठीक। तो यही बात बोल रहा है, वो वाला जो पीछे हमारा पिछले पेज पे ये था, ये येलो से जो मैंने हाईलाइट किया वो इसी से लिंक्ड है। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के पास राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ है, वो क्या क्या है। बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वॉइस डिसीजन कैन बी मेड। यानी आप ये नहीं कि आप गए मार्केट में और एक जगह से सामान उठा लिया, ठीक है, पहले आप रिसर्च करिए, जो सही सामान हो वही लीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला हमारा बाई ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड। आप जो सामान खरीदे वो क्या हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स और हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जिनके ऊपर मार्किंग होता है, ISI हो गया, FPO हो गया, एगमार्क हो गया, हॉलमार्क हो गया, ये सब प्रोडक्ट ही आप खरीदें, ठीक है। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस एंड यूज सेफ्टी
सेफ्टी गाइडलाइंस एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसमें अगर रिस्क है यूज करने पे, तो पहले मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन पढ़ें और उस प्रोडक्ट को सेफली यूज किया जाए। अगला क्या है हमारा, रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। आप उसके लेबल्स को सारे पढ़ें ताकि कि आपको पता चले कि एमआरपी क्या है, नेट वेट क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब आपको पता चले। Assert yourself to ensure that you get a fair deal, ठीक है। आप अपने आप को निश्चिंत कर लीजिए कि आपको जो डील मिल रहा है वो फेयर है या नहीं है, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब बहुत सारा रिसर्च करोगे, एक ही, ऐसा नहीं कि एक बिजनेस में गया एक जगह पे और वहां से सामान खरीद के आएंगे तो आप वो बात पता नहीं कर पाएंगे। फेयर जब भी होगा जब 2-4 जगह घूमोगे और उसमें जो आपको बेस्ट लगे क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, वही खरीदोगे, फिर आपको फेयर लगेगा। Be honest in your dealing. Choose only from legal goods and services, and discourage unscrupulous and black marketing, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं कि आप अगर कंज्यूमर हो, आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि आप ब्लैक मार्केटर से सामान नहीं खरीद रहे और होल्डर से, ठीक है। Ask for cash memo on purchase of goods. This will serve as proof for purchase made, ठीक है। आप जब सामान खरीदते हो तो वाउचर, कैश मेमो लो, यानी आपने जो सामान खरीदा उसके लिए बिल भी आप लीजिए, क्योंकि आपको बाद में अगर केस करना पड़े तो वो एविडेंस के काम करे। File a complaint in an appropriate consumer forum in case of shortcoming in quality of the goods purchased or services availed. Do not fail to take an action even when the amount involved is smaller. देखिए, अगर आपके अगेंस्ट आपने जो प्रोडक्ट यूज किया उसके अगेंस्ट कोई शॉर्ट कमिंग है क्वालिटी में, या जो गुड्स परचेज किया या सर्विस अवेल किया, तो अगर स्मॉल अमाउंट भी इन्वॉल्व है फिर भी आप केस फाइल करिए, ठीक है। फॉरम कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर सोसाइटीज बनाइए जो कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करेगी और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कंज्यूमर एट लार्ज का है। अगला पॉइंट है हमारा, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करिए, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग पोल्यूशन। बीइंग अ कंज्यूमर, प्रोडक्ट यूज करके ऐसा नहीं उसका रैपर इधर उधर फेंक दे, तो आप वेस्ट अवॉइड करिए, लिटरिंग नहीं, इधर उधर गंदगी मत फैलाइए, और कंट्रीब्यूट करिए, कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन, यानी जिसके थ्रू के पोल्यूशन होता है, तो इन सभी चीजों से आप बचिए, ठीक है। ये हमारा ISI का मार्क है, ये फूड प्रोसेस ऑर्डर यानी FPO का है। ये हमारा एग मार्क है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, BIS मार्क जो ज्वेलरी के लिए यूज होता है, और इको मार्क, ये है हमारा इको मार्क। ये जो इको मार्क है हमारा किस चीज से रिलेटेड होता है, इकोनॉमी से, इकोनॉमिकल है, यानी जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसने पोल्यूशन को ज्यादा हार्म नहीं किया है, ठीक है। अ कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट हिज राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी is just one of the way in which the objective of the consumer protection can be achieved, ठीक है। इसके थ्रू ऑब्जेक्टिव जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है वो अचीव हो सकता है। देयर आर अदर वेज इन विच दिस ऑब्जेक्टिव मे बी अचीव, और भी बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है। तो उसमें क्या क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। पहला, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या क्या अदर वेज एंड मीन्स, देखिए राइट्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटीज है उससे तो कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का होता ही है, उसके अलावा और भी है। फॉर एग्जाम्पल, वेज एंड मीन्स of consumer protection, ठीक है। There are various ways in which the objective of consumer protection can be achieved. पहला, self regulation by business. Enlightened business firm realize that it is in their long term interest to serve the customers well. Socially responsible firms and follow ethical standards and practice in dealing with their customer. Many firms have set up their customer services and grievance cell to redress the problem and grievance of their customer. इसमें यानी कि कहना ये चाहता है जो बड़े बड़े बिजनेसेसमैन है और वो बिजनेसमैन जिनको पता चल गया कि अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करना है मार्केट में, तो उनके कस्टमर्स को उनको सेटिस्फाई करना है, तो उनका ये वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर सर्विस और ग्रीवियंस सेल बना दे रहे हैं अपने कंपनी के अंदर ही, जहां पे कि कस्टमर का प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। दूसरा हमारा बिजनेस एसोसिएशंस।
The Association of Trade, Commerce and Business like Federation of Chamber of Commerce of India (FICCI) and Confederation of Indian Industry (CII) have laid down their code of conduct which lay down for their members the guidelines in their dealing with the customer. जैसे दो बड़े बड़े जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन है, फॉर बिजनेस एसोसिएशन है, फिक्की हो गया और सीआईआई हो गया, उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जो उनके मेंबर्स यानी जो उनके जो मेंबर बिजनेसेस हैं उनको फॉलो करना है रिगार्डिंग द डीलिंग विद कस्टमर। कुछ गाइडलाइंस बनाया उन्होंने कि while dealing that they need to follow while dealing with their customers। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस तीसरा पॉइंट है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, वो क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस। अ कंज्यूमर हु इज वेल इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम would be in a position to raise his voice against any unfair trade practices or unscrupulous exploitation। देखिए, मेरे पास राइट भी है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जब तक से मैं अवेयर नहीं हूँ, यानी मुझे कब क्या यूज करना चाहिए, मैं अगर एजुकेटेड भी हूँ फिर भी मैं अगर अवेयर नहीं हूँ तो ये सारा मेरे लिए राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी जो है वो इररिलेवेंट है, यानी जीरो है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। इन एडिशन टू दिस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड आल्सो इनेबल अ कंज्यूमर टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट। In this regard, the Department of Consumer Affairs, Government of India has been undertaking the campaign जागो ग्राहक जागो। आपने देखा होगा एक ऐड जागो ग्राहक जागो के साथ बहुत सारे एड्स आते हैं, उसमें मेनली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि कंज्यूमर्स को जगाना है, यानी कंज्यूमर को अवेयर बनाना है। ठीक है, अगला है हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जो एसोसिएशंस होता है वो कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए बहुत लाभदायक होता है कि उनका राइट क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, और उनको जब फंस जाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है जो ये काम करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन फोर्स बिजनेस फर्म टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी खुद में एक बिजनेस टाइप की है, तो वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत लोग मिल के बनाते हैं, तो वो अकेले कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना दम होता है कि वो बिजनेसेस से लड़ सकता है। ठीक है, अकेले कंज्यूमर तो नहीं लड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर का जब एसोसिएशन आ जाएगा तब वो लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने में बहुत मदद करती है। द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय एनेक्टिंग वेरियस मेजर, और वो कैसे करते हैं? बहुत सारे उपायों को करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ टोल फ्री नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, इतने नंबर से है, अगर आपको कोई रिड्रेसल चाहिए तो आप यहाँ पे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया encompasses various legislation which provide protection to customer। the most important of this, और इसी रिगार्डिंग बहुत सारे लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने पास किया है, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसके थ्रू राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर हमने पढ़ा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी किसका दिया हुआ है? गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये अल्टीमेटली किस चीज में हेल्प करता है? कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को बनाने में। ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। उसी में हमने क्या पढ़ा था, आगे जो पढ़ेंगे जाके, कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर ग्रीवियंस फोरम बनाएंगे। ठीक है, द रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर दिस 3-tier मशीनरी हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर अंडर, और वो यहाँ पे रिड्रेसल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो रिड्रेसल में वही हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम मेनली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो लाइक दबा के मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मुझे और बूस्ट करता है कि मैं आगे और भी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।